सो थियरीज ऑफ मेटल लाइगेंड बॉन्ड, चैप्टर नंबर 1। मेटल और लाइगेंड के बीच के बॉन्ड्स कैसे होते हैं देखेंगे। थियरीज ऑफ द मेटल लाइगेंड बॉन्ड। Many theories have been put forward to explain the nature of the bond between metal and ligands in coordination compounds. Any theory in general should be able to explain the experimental facts and predict the new experimental results. For complexes, the theory should be able to explain and predict their thermodynamic, kinetic, spectral, stereochemical, magnetic property. A wide range of complexes with different types of central metal atoms and ligands indicates the magnitude of the task. It is therefore difficult to find one all-encompassing theory. Several partially successful theories, each with its own merits, dealing with selected complex compounds are available. अभी देखो क्या है यहाँ पे, बहुत सारे थियरीज आए मेटल और लाइगेंड के बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन एक थियरी को ऐसा होना चाहिए कि वो मेटल लाइगेंड बॉन्ड जो हैं उनका थर्मोडाइनमिक, काइनेटिक, स्पेक्ट्रल, स्टीरियोकेमिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को बता पाएँ। अब आपको पता ही है कि बहुत सारे अलग अलग मेटल्स होते हैं, बहुत सारे लाइगेंड्स होते हैं, तो बहुत अलग अलग टाइप के वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। इसके वजह से जो ये थियरी वाला जो टास्क है ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर ये तो डिफ़िकल्ट है, सीधी सी बात, जब इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस है तो ये डिफ़िकल्ट है कि एक थियरी सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में सब कुछ बता पाए। ठीक है, इसीलिए अभी तक जितने भी थियरीज निकले हैं वो थियरीज जो है पार्शियली करेक्ट है। ठीक है, पार्शियली मतलब पार्शियली वैलिड आप बोल सकते हो। एक थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी वीवीटी, क्रिस्टल फील्ड थियरी सीएफटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एमओटी, लाइगेंड फील्ड थियरी हमारा एलएफटी। तो भी यहाँ पे वही बोला है, एस वाई बी एस सी लेवल पे हमने क्या क्या देखा वो सब बताया है यहाँ पे। बट एक्चुअली में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। अब वैलेंस बॉन्ड थियरी का लिमिटेशन क्या है जरा देखिए हम लोग। Now, during the early development of theory of bonding in complexes in 1930, valence bond theory was widely accepted by chemists for a period of about 20 years. 20 साल के लिए एक्सेप्टेड किया था गया था ये, बहुत चमकी हुई थियरी थी उस टाइम की। In those days, coordination compounds were interpreted only in terms of VB theory. मतलब समझो सारे के सारे coordination compounds पे खाली यही एक थियरी लगती थी, इतना खास थियरी था उस टाइम का ये। The main merits of valency bond theory are simplicity of the theory, its strength in treating structure and magnetic properties of various complexes। देखो सबसे पहले तो सिंप्लिसिटी, सिंपल थियरी था बहुत। फिर इसका जो स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्सेस को ट्रीट करने की, मतलब ये मतलब एक वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में ये सब कुछ सही सही बता पा रहा था। फिर क्या बोला, इट्स सक्सेस इन एक्सप्लेनिंग द कोरिलेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी कॉम्प्लेक्सेस पार्शियली, पर्टिकुलरली निकल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सक्सेसफुल हुआ ये थियरी कॉम्प्लेक्सेस के स्टीरियोकेमिस्ट्री बताने में और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताने में सक्सेसफुल हुआ। फिर क्या बोला, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ शॉर्टकमिंग्स व्हिच कुड नॉट बी ओवरकम। द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ द वीवी थियरी आर फॉलोइंग। अभी देखो इतने सारे इसके मेरिट्स थे, एडवांटेजेस थे, बट बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी थे, ऐसे डिसएडवांटेजेस थे जिनको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या थे अभी हम देखते हैं। सबसे पहले, वन सीरियस शॉर्टकमिंग ऑफ वीवी थियरी इज इट्स फेलियर टू इंटरप्रेट और प्रेडिक्ट स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। दैट इज इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलर्ड। तो जो स्पेक्ट्रा होता है मेटल का, मेटल कैसे स्पेक्ट्रा प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कौन से स्पेक्ट्रल लाइंस शो करते हैं, वो चीज़ नहीं बता पाई ये थियरी। ठीक है, तो अब ये जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होता है क्या होता है, कलर से रिलेटेड होता है। तो मेटल के आप ट्रांजिशन मेटल के कलर्स नहीं बता पाए इसमें ये थियरी की हेल्प से। फिर क्या बोला, VV3 does not explain satisfactorily why some complexes of a metal ion in a particular oxidation state are low spin in orbital while some other complexes with the same metal ion in the same oxidation state are high spin complexes. For example, octahedral complex of cobalt 3 plus cobalt hexamine
Then in low spin complex is low spin magnetic diamagnetic, while another complex cobalt 3 plus cobalt hexafluoride is a high spin magnetic complex. तो यहाँ पे ये थियरी बता नहीं पाया सही से कि क्यों एक ही सेंट्रल मेटल एटम होने के बावजूद भी और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बावजूद भी दोनों अलग अलग लाइगेंड से जब बॉन्ड करते हैं तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, उनका जो स्पिन है, एक का स्पिन लो है, एक का स्पिन बहुत हाई है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक का स्पिन बहुत लो है, एक का स्पिन बहुत हाई है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोबाल्ट हेक्सा अमोनिया लिया गया है, अमोनियम हेक्सा अमोनिया लिया गया है, इसका लो स्पिन डायमैग्नेटिक है ये। अनदर कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट हेक्सा फ्लोराइड जिसका हाई स्पिन है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ये, इट इज हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। फिर क्या बोला है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन वाई सम फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस आर टेट्राहेड्रल एंड some are square planar, though both complexes have same number of similar ligands. For example, copper tetraamine, copper 2 plus 3d9 was supposed to undergo sp3 hybridization just as zinc 2 plus in zinc tetraamine. But X-ray crystallographic study revealed that this complex IN has square planar arrangement of ligands. Hence, its electronic structure has to be represented as follows, in which an electron is promoted from 3d level to 4p level. तो एक और चीज़ में ये फेल होता है। दूसरा फेलियर क्या है कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई सम फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस आर टेट्राहेड्रल एंड सम आर स्क्वायर प्लेनार, दो बोथ द कंपाउंड्स हैव द सेम, दो बोथ द complexes have the same number of similar ligands. ठीक है, ligands भी सिमिलर हैं, ligands के नंबर भी सिमिलर हैं, तो भी कुछ कॉम्प्लेक्स जो हैं फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, कुछ ऐसे फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहे हैं और कुछ जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे एग्जांपल दिया है। फिर आते हैं फोर्थ पे, Ribby theory fails to explain certain geometries like tetragonal and distorted octahedral geometries. तो ये टेट्रागोनल ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया सही से। ठीक है, टेट्रागोनल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस थे जिनके टेट्रागोनल स्ट्रक्चर थे और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर थे। क्या टेट्रागोनल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर थे, लेकिन वो ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस पेज पे हमने क्या देखा? इस पेज पे हमने देखा कि वन सीरियस शॉर्टकमिंग इज दैट इट इज़ नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबकी आंख बंद कर लो और रिवाइज करते हैं। इट इज़ नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, दैट इज इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड। एंड फिर वहीं पे बोला गया है, बीबी थियरी डज नॉट एक्सप्लेन दैट some complexes with a particular oxygen in a particular oxygen state, मतलब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबका सेम है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा है जो लो स्पिन शो कर रहा है, कोई ऐसा है हाई स्पिन शो कर रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? फिर उसके बाद ये फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने के लिए कि कुछ फोर कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर्स हैं, फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कहीं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं और कहीं स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। तो क्यों टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर हैविंग similar and same number of ligands, similar ligands, they are having similar ligands and same number of ligands. Then also, then fourth one is that it fails to explain the tetragonal and distorted octahedral geometries in a molecule, in a complex. Okay, it fails to explain tetragonal and distorted octahedral geometry in a molecule. तो ये चार डिसएडवांटेजेस, चार ड्रॉबैक्स हमने देखे हैं इसके, जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ये। पांचवा, हिट फेल्स टू एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स, अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स की एनर्जी को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये। द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सम आयंस लाइक cobalt, nickel, etc. are much higher than those expected by spin formula. Wavy theory cannot explain these higher values of magnetic moments. अभी देखो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला है, ठीक है, स्पिन फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, ये सब जो आयंस थे, इनके मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पाए गए जब एक्चुअल में
मेजर किया गया एक्सपेरिमेंटली। बट जो स्पिन फार्मूला से हमको आया था, स्पिन ओनली फार्मूला से जो हमको वैल्यू आया था वो काफ़ी कम था। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है कि उसमें एक्चुअल में ज़्यादा क्यों आया और हमने जो कैलकुलेट किया उसमें कम क्यों आया। मतलब ऐसी क्या चीज़ थी जो हम नहीं देख पाए हैं जिससे मिस्टेक हो रहा है। It fails to explain why in some complexes electrons are paired and in some they remain unpaired। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कुछ में अनपेयर्ड है। तो ये क्यों होता है? VB theory cannot account for this relative rates of reaction of analogous metal complexes। Analogous metal complex के relative rate of reaction के बारे में भी कुछ नहीं बोल पा रहा है वो। It cannot to make any quantitative interpretation of stability of complex। मतलब कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी के बारे में भी ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहा है क्वांटिटेटिवली देखा जाए तो। इट कैनॉट अकाउंट फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस। कुछ कॉम्प्लेक्सेस में जो पैरामैग्नेटिज्म होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड या अनपेयर्ड स्टेट में रहेंगे, वो टेम्परेचर के बेसिस पे डिसाइड होता है टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ये भी नहीं बता पा रहा है कि टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंड हो रहा है पैरामैग्नेटिज्म कॉम्प्लेक्स का, जो पैरामैग्नेटिज्म स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स का, वो जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, वो कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या हो रहा है एक्चुअल में टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे, वो भी नहीं बता पाया। The valence bond theory fails to explain the reaction rates and mechanism of reactions of coordination compounds। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिएक्शन रेट और मैकेनिज्म बता ही नहीं पा रहा है कि कैसे रिएक्ट हो रहा है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किस रेट पे रिएक्ट हो रहा है। इन शॉर्ट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही इसके आपके ड्रॉबैक्स, इसलिए इसको हटा दिया गया। फिर देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी was of great importance in development of bonding theory in coordination compounds, but because of the above drawbacks nowadays it is rarely used except for discussion of hybrid orbitals used in bonding। खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तभी इसके बारे में चर्चा होती है। ये थियरी के बारे में नहीं तो इसके बारे में आजकल कोई चर्चा ही नहीं करता। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा nowadays is derived from electronic spectra of complexes which VBT cannot account for। तो अभी कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकाले जाते हैं जो कि वीबीटी कभी नहीं बता सकता है। वीबीटी इज रिप्लेस्ड बाय अदर थियरीज मेंशन्ड अर्लियर। ठीक है, बाकी की थियरीज भी हमने देखा, वो सब थियरी ने वीबीटी को रिप्लेस किया आगे चल के। अभी क्रिस्टल फील्ड थियरी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थियरी से स्टार्ट करने से पहले हमको शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल देखने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल तो हमने 11th-12th में पढ़ा है और एस वाई में भी पढ़ा है, एफ आई में भी पढ़ा है, तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, छोटा सा ही फटाफट कंप्लीट करते हैं। देर आर 5 डी ऑर्बिटल्स विच आर डीजेनरेट बट दे आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप। ठीक है, डीजेनरेट है, एनर्जी लो है उनका, लेकिन शेप आइडेंटिकल नहीं है। DZ2 ऑर्बिटल्स हैज अ शेप डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 4। ठीक है, 5 है, 5 में से ये एक ऐसा है DZ2 जिसका शेप काफ़ी ज़्यादा DZ2 अलग है। देख रहे हो, इनका देखो सिमिलर है, इन सब का सिमिलर है आपस में थोड़ा बहुत, लेकिन ये DZ2 एकदम ही देखोगे इसका शेप अलग है। फिर क्या बोला है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द डेंसिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग द Z एक्सिस एंड लार्जर पार्ट ऑफ द वॉल्यूम इज समवॉट p orbital shaped with duff nut shaped cloud encircling its middle part। क्या बोला है, मोस्ट ऑफ इट्स डेंसिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग Z एक्सिस। Z एक्सिस दिख रहा है, ये Z एक्सिस है। मोस्टली इसका जो डेंसिटी है कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ये Z एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, दिख रहा है, Z एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड लार्जर पार्ट ऑफ द वॉल्यूम इज समवॉट p orbital shaped with donut shaped cloud encircling its middle part। p orbital का शेप कैसा था, ऐसे ही था, डोनट टाइप का, डोनट शेप का जो क्लाउड था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसको एनसर्कल कर रहा था। ठीक है, तो मेजर डेंसिटी जो है, मोस्ट ऑफ द डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द अलोंग द Z एक्सिस, larger part of the volume is somewhat p orbital shaped with donut shaped cloud encircling the middle part। The remaining 4 orbitals are 4 lobed shaped orbitals। अब देखो बाकी के जो 4 orbitals है, दिख रहा है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये सब में 4 लोब हैं। इसमें देखो 2 ही लोब थे, डी जेड स्क्वायर, इसमें देखो बाकी सब में 4 लोब हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 से 4 लोब हैं सब में देखोगे तो।
अभी क्या बोला है, these x square z square orbital lie in the xy plane and its four lobes along the xy axis। देखते हैं जरा हम लोग, इसके चारों लोब्स है एक्स वाई एक्सिस से बिलोंग करते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, और ये वाई एक्सिस में देखो ये नेगेटिव पार्ट वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब एक्स एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर इसके क्लाउड है। क्या बोला है यहाँ पे, दिस ऑर्बिटल लाइज इन द एक्स वाई प्लेन विथ इट्स फोर लोब्स अलोंग द एक्स वाई एक्सिस। तो चारों लोब इसके अलोंग द एक्सिस है, एक्सिस के बीच में नहीं, अलोंग द एक्सिस है। dxy also lies in the xy plane but its lobe, ये भी xy plane में लाई करता है, but its lobe are directed between x and y axis। इसके on the x and y axis थे, along the x and y axis थे इसके between the x and y axis। Similarly z dxz and dyz orbitals lie in xz orbital and yz planes, xz and yz planes, लेकिन देयर लोब्स पॉइंटेड बिटवीन दी एक्सिस। ये इसका जो है एक्स और जेड एक्सिस के बीच में लोब है, इसका लोब वाई और जेड एक्सिस के बीच में लोब्स होगा इसका। आगे क्या बोला है, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन इन स्पेस द 5D ऑर्बिटल्स आर कंसिडर्ड एज टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, स्पेस में किस तरीके से इनका ओरिएंटेशन है, इनको टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड किया गया है। वन सेट ऑफ डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, एक को हम बोलते हैं डबली डिजेनरेट। डबली डिजेनरेट जिसका एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होता है, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स। एंड द अदर ट्रिपली डिजेनरेट, ट्रिपली देखो तीन है तो ट्रिपली डिजेनरेट, इसकी भी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, T2G। इसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा कम है, T2G ऑर्बिटल। द सिंबल ई एन टी इंडिकेट डबल टी ई एन टी इंडिकेट डबल डिजेनरेसी एंड ट्रिपल डिजेनरेसी। ठीक है, ई एन टी जो है ये डबल और ट्रिपल डिजेनरेसी इंडिकेट करते हैं, टी फॉर ट्रिपल और ई को यहाँ से डिनोट किया डबल से रिस्पेक्टिवली। द ईजी ऑर्बिटल पॉइंट अलोंग द एक्सिस वाइल T2G ऑर्बिटल्स पॉइंट बिटवीन द एक्सिस। दिख रहा होगा आपको, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ईजी ऑर्बिटल्स जितने भी होते हैं ये अलोंग द एक्सिस पॉइंट करते हैं, और T2G ऑर्बिटल्स होते हैं ये बिटवीन द एक्सिस पॉइंट करते हैं। तो ये हमारे ऑर्बिटल के शेप्स हो गए, दिख रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अलोंग दी एक्स एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, डी जेड स्क्वायर तो एकदम ही डिफरेंट शेप है, और इनको देखोगे एक्स वाई तो ये एक्स और वाई के बीच में होंगे, ये एक्स और जेड के बीच में होंगे, इनके लोब्स वाई और जेड के बीच में होंगे। ठीक है, तो इतना हमने देखा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी के साथ।